बाहर बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। इंजॉय करने के पहले ध्यान में ये आता है कि अरे बाहर कपड़े तो नहीं डले हैं। दिस इज़ द रीज़न हम जिंदगी को कभी इंजॉय नहीं कर पाते। ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ मैंने लाइफ में की हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनसे सीखें और दोहराएं नहीं। चॉपिंग बोर्ड को स्पेशली वुडन यूज़ करने के बाद हमें इमीडिएट क्लीन करके ड्राई कर देना चाहिए। कुछ साल पहले मेरे यहाँ गेस्ट आए, उन्होंने किचन संभाला और फिर उसके बाद वो वुडन को ऐसे ही रहने देते थे, इसलिए इसके ऊपर फंगस लग गया। सेम वे जो हमारा हॉट पॉट है वो गरम खाना रखने के लिए होता है, खाना गरम करने के लिए नहीं होता। तो उन्होंने डायरेक्टली गैस पे रख दिया तो वो भी ख़राब हो गया। तो पहली लर्निंग इज़ कि अगर आप किसी को कोई चीज़ यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो उनको पहले बताइए कि उसको यूज़ कैसे करना है, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने सुना था कि चावल खाने से वेट बढ़ता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। बॉयल्ड और स्टीम्ड, जो हम पतीले में बनाते हैं इस तरह से उसको बॉयल्ड बोलते हैं, और प्रेशर कुकर में अगर बनाए तो स्टीम्ड। तो जो स्टीम राइस होता है उससे सच में वज़न बढ़ता है। बट हमारे पुराने ज़माने में राइस खाते आ रहे हैं, किसी का तो वज़न नहीं बढ़ा क्योंकि वो इस तरह से बॉयल्ड राइस बनाते थे। नेक्स्ट, क्या होता है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो किचन गंदा नहीं होगा ऐसा तो सिर्फ सपने में हो सकता है, और या फिर हमारे पास जादू की छड़ी हो। मॉर्निंग में मेरा बेटा 7 बजे जाता है, मैं 5:30 बजे से उठ के सब्ज़ी रोटी और उसका कोई भी जो उसकी पसंद का नाश्ता है वो बनाती हूँ। उस समय चीज़ें रखने का मेरे पास सच में टाइम नहीं होता। तो जब मैं उसको स्कूल से छोड़ के आती हूँ, दैट टाइम आई डू क्लीनिंग। पहले मैं दूसरों से कंपेयर करती थी कि अरे कुकिंग के टाइम में उनका तो क्लीन है तो मेरा क्यों नहीं है। बट मैं ये भूल जाती थी कि उन्होंने वीडियो में आधा ही पार्ट दिखाया है, पूरा नहीं। तो इसलिए अपने आप को दूसरे से कभी कंपेयर मत कीजिए। मिल्क बॉयल करने के लिए अब मैं वहीं पे खड़ी रहती हूँ। मैं कितना भी पहले कोशिश करती थी, मिल्क गिर जाता था, मलाई भी वेस्ट हो जाती थी और बर्तन मांजने भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कुकिंग के साथ इसको कोलैब कर लेती हूँ। कुकिंग करेंगे तो बर्तन गंदे होंगे ही, राइट। ये कुकर का जैसे हैंडल के पास काला है, इसको मैं बहुत मेहनत करूँ तो ऑब्वियसली ये क्लीन हो जाएगा। बट मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं डेली 15 मिनट सिर्फ कुकर का हैंडल क्लीन करने के लिए दूँ। मैं वर्किंग हूँ, ऑब्वियसली मैं उतना टाइम नहीं दे सकती जितना फुल टाइम अगर मैं घर पे होती तो, है ना। तो आप टाइम दीजिए, मैं मैनेज करती हूँ कि अंदर क्लीन बना रहे, बाहर थोड़ा बहुत अगर नहीं साफ़ हुआ तो आप क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए, किचन आपको बैकग्राउंड जो दिख रहा होगा बहुत फैला है, राइट। ये फैलता ही है क्योंकि जब मैं बर्तन धोती हूँ उनको निकाल के यहाँ पे काउंटर टॉप पे पोंछने के लिए रख देती हूँ। अब उस समय पे अगर कोई आ गया या मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो आपको वो ऐसा लगेगा कि बहुत फैला हुआ है। बट कोई भी चीज़ की जब प्रोसेस चल रही है तो सामान फैलेगा ही ना। तो अपने ऊपर कभी प्रेशर मत डालिए। आई वॉज द वन जो ये हमेशा करती आई है। कोई चीज़ अगर गंदी है उसमें गलती नहीं है, अगर हम साफ ना करें वो गलत हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें दिखता है ना वो सच में नहीं होता, क्योंकि कैमरा 2D होता है और हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं। जैसे कि ये कपड़ा यहाँ से ऐसा लग रहा है कि गैस के बहुत पास है, बट अगर आप सामने से देखो तो इन दोनों के बीच में लगभग आधा फीट से भी ज़्यादा का स्पेस है। अब ये देसी चूल्हा लकड़ी वाला तो है नहीं कि आग जलेगी और यहाँ पे कपड़े में लग जाएगी। तो दैट्स ओके अगर मैंने यहाँ कपड़ा बिछाया हुआ है। मैं बर्तन रखने के लिए बिना परफोरेशन वाला टब यूज़ करती हूँ, तो उसमें थोड़ा पानी रह जाता है जिसकी वजह से बर्तन पे भी रह जाता है। तो मैं उसको निकाल के यहाँ साइड पे रख लेती हूँ जिससे वो आराम से ड्राई हो और फिर मैं वाइप कर देती हूँ। मेरा उसका रीज़न ये है कि अगर मैं परफोरेटेड लूँगी तो मेरे काउंटर टॉप पे पानी फैलेगा, और जब तक बर्तन ड्राई नहीं होंगे मैं ये नीचे वाला पानी भी वाइप नहीं कर सकती, तो काउंटर टॉप और गंदा होगा। कढ़ाई, ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है। मैं कढ़ाई को आयन वाली को ऐसे रख देती थी सब्ज़ी निकालने के बाद, तो ये पूरा काली हो जाती थी। अब इसको मांजने में ना सच बताऊं, नानी क्या पर नानी भी याद आती है। नाउ आई हैव लर्न वन थिंग, आप में से ही किसी ने मुझे बताया कि जब कढ़ाई से आप सब्जी पलटो, हल्की सी वो गर्म हो, उसी समय आप मांज दोगे ना तो मेहनत नहीं लगेगी, और इमीडिएट फिर आप कपड़े से पोंछ दीजिए तो कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। आप कितना भी ऑयल लगा के और ऐसे रख दोगे ना, थोड़े दिन के बाद रस्ट लगना ही है। तो मेरी यही लर्निंग है कि आयन की कढ़ाई आप यूज़ करो, लेकिन इमीडिएट उसको वॉश करके और क्लीन कर दीजिए, वाइप कर दीजिए। ये मेरा बेसिन है,
इसको मैं बर्तन धोने के बाद क्लीन करती हूँ, बट इसको देख के आप पक्का कमेंट करोगे कि कितना गंदा है। आई टेल यू अगेन, मैंने मिस्टेक की कि ये प्लास्टिक का है और इसको मैं वायर मैश से धोती थी, इसलिए इस समय इसमें स्क्रैच लग गया। अब मैं इसको कितना भी मांजूँ, कुछ भी करूँ, जैसे हमारी टाल होती है ना, काली पड़ जाती है बारिश में, वैसे ये पड़ चुका है। तो अब ये साफ़ नहीं होगा। पहले मैंने आयरन का मेस वाला लिया था, उसमें रस्ट लग गया, तो एक बार मेरे हाथ में लग गया, मुझे बिना मतलब का टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ा, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का लिया है। अब कोई ये बोलेगा कि कितना गंदा है, मेरा मन साफ़ है कि हाँ भाई, इसको मैं डेली मांजती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ, दिख काला रहा है बट इट इज़ क्लीन। तो अब मैं सफाई तो नहीं दे रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि उसको मैं चेंज भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आयरन वाला लूँगी तो फिर वही नाटक हो जाएगा, मुझे हमेशा से डर रहेगा कि मेरे हाथ में लग जाएगा। इंडियन बेसिन कभी ऐसा होता है कि खाली मिले? कभी नहीं होगा। आप इमीडिएट बर्तन धो के रखिए, किसी को जूस पीना होगा, चाय पीना होगा, 4 बर्तन और फैल जाएंगे। तो ये वाला एरिया कभी भी ड्राई नहीं हो पाता है हैंड वॉश करना, तो थोड़ा बहुत तो काला पड़ना ही है। इसी तरह ना मैंने टब को भी एक बार ऐसे वायर में से मांज दिया था। अब देखिए, इसको मैं कितना भी हाथ लगा रही हूँ, कितना भी इसको धोती हूँ, ये साफ़ नहीं होता है। अब ये गंदा नहीं है, द थिंग इज़ उसका कलर ही वैसा हो गया है। वहीं ये बाथरूम की बकेट और ये जो टब है, इसको मैं लगभग सेम टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पे क्या होता है कि डेली कपड़े धोने के बाद मैं इसको स्पंज से मांज देती हूँ। इसमें कोई स्क्रैच नहीं है, तो इसमें कोई दाग भी नहीं पड़ा है। तो बताया ना, इट्स जस्ट नज़रिया का बात। गलतियाँ हो गई, अब नहीं दोहराऊंगी। ब्रेड का जो हम कटलेट बनाते हैं, उसको बनाने के लिए पहले मैं क्या करती थी, मैदे को घोल के उसके ऊपर, उसके अंदर मतलब पोटैटो की टिक्की डाल के, फिर उसके बाद ब्रेड कंबल लगाना। तो मैंने एक नया सीखा है कि जो ब्रेड होता है, इसके आप साइड से चारों तरफ कट कर दीजिए, थोड़ा सा मैदा घोल के लीजिए, एकदम ज़रा सा, इसकी हमें कोटिंग नहीं करनी है, बस ज़रा सा लगाना है। जो ब्रेड है उसमें अच्छे से पानी डाल लीजिए, गीला हो जाए वो, और फिर टिक्की को इसके बीच में रख के आप फोल्ड कीजिए, और जैसे हम पराठा बनाते हैं ना स्टफ़ करके, उसी को इस तरह से पैक करना है। जो पोर्स हैं उसमें हल्का हल्का ये मैदा का आप कोटिंग कर दीजिए, और इसको पूरा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख दीजिए। जब सारे के सारे बन जाएं, ये थोड़ा सा ड्राई भी हो चुका है क्योंकि आपने इसको रखा हुआ है, उस समय इसको प्रॉपर शेप दीजिए। ये बहुत अच्छे से बिना होल्स के, परफोरेशंस के बनेंगे। इनको आप क्योंकि ब्रेड के साथ बनाए हो तो मॉइस्चर बाहर नहीं रहेगा, तो डीप फ्राई करते समय ना ये ऑयल भी बहुत एब्जॉर्व नहीं करता है। पहले मैं इसको वो वाली मेथड से बनाती थी जिससे ये बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्व करता था। नाउ ब्रेड कंबल की मेथड मैंने पिछले वीडियो में शेयर की थी, तो मैं इस तरह से रखती जाती हूँ। और इसको रखती कहाँ हूँ, मेरा जो किचन है वहाँ पे 4 बजे के बाद धूप आती है, तो मैं वहीं विंडो के पास रख देती हूँ चॉपिंग बोर्ड भी, ताकि ये दोनों आराम से ड्राई होते रहें। कटलेट आप इमीडिएट कभी भी नहीं बना सकते हैं ना, क्या होता है कि बनाने में फिर बहुत लंबा समय लग जाता है। तो मैं एक रात पहले बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इसको फ्राई कर देती हूँ, काम आसान हो जाता है। खाना खाने के जस्ट पहले मैं किचन कुछ इस तरह से कर देती हूँ, बर्तन छोड़ के, और पूरा किचन साफ़ रहता है। जैसे ही खाना खा के प्लेट रखने आती हूँ, ये बर्तन भी क्लीन कर देती हूँ। दिवाली की सफाई इस समय का सबसे हॉट टॉपिक है, तो मैं कभी भी ना अब बोझ नहीं लेती। पहले तो साफ़ सफाई के चक्कर में ना बीमार ही पड़ जाती थी ओवर एक्सर्ट करके। अब मैं छोटे छोटे एरिया लेती हूँ और उनको क्लीन करते जाती हूँ। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, बेड स्टोरेज मैंने फिनिश कर दिया, स्टडी टेबल हो गया, अलमारी हो गया, ड्रेसिंग टेबल। तो ऐसे ऐसे करके ना एक एक एरिया ख़त्म होते जाते हैं और पता भी नहीं चलता। डीक्लटरिंग के बाद जो सामान निकलता है उसको एक बार साइड में रखती हूँ एंड रीचेक करती हूँ कि क्या उसमें से हम कुछ चीज़ें रिसाइकल कर सकते हैं। चीज़ें रिसाइकल करने के लिए हम रख तो लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कभी मिलते नहीं हैं, और ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि वो रखे रह जाते हैं, कभी यूज़ में नहीं आते। तो एक और मेरी लाइफ की लर्निंग है कि अगर आपको कोई चीज़ रिसाइकल करना है तो उनको ऐसी जगह पे रखो जो हमें पता हो, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको निकाल पाएँ। ज़रूरत के समय अगर ढूंढना पड़ेगा तो जस्ट फॉरगेट इट कि हम कभी उसको यूज़ कर पाएंगे। डीक्लटरिंग का एक और फ़ायदा ये है कि जो भी सामान मिलता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिसको हम फिर से एक नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आई रिकन्सिडर कि जो सामान मिला है उसको एक बार चेक करूं। हर एक छोटी छोटी चीज़ का स्पेस बनाया है,
और उनको मिक्स नहीं करना है। मिक्स करेंगे तो वो चीज़ बस ऐसी पड़ी रह जाएगी, कभी भी यूज़ नहीं होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इट इज़ नॉट वन टाइम। ये वो चीज़ें हैं जो मैं कंटिन्यूअसली फॉलो करती हूँ। जब वो हैबिट में आ जाता है उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक प्लेस को मेरे घर में जितनी भी जगह है, लगभग 1 महीने के अंदर वो रीऑर्गेनाइज ज़रूर हो जाती है। इट्स नॉट दैट कि मुझे वीडियो बनाना होता है इसलिए, इट्स जस्ट कि मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो वो मेमोरी रिफ्रेश जैसा हो जाता है और क्लीनिंग की क्लीनिंग हो जाती है। क्लीनिंग के बाद कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्सेस यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। इनको मैं अगेन लास्ट में रख दूंगी। कुछ DIY ऑर्गेनाइज़र के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं जो मैं अगले कमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। मार्केट के ऑर्गेनाइज़र ऑलवेज अवेलेबल हैं और काफ़ी आजकल चीप भी हैं। मैं आपको रोकूंगी नहीं कि आप उनको मत खरीदो। मेरे पास मेरे अपने रीज़न है कि मैं DIY क्यों यूज़ करती हूँ। बाय बाय।